Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and today we're going to discuss about Aristotle poetics. क्या है poetics? इसके concept क्या होता है? कौन-कौन सी चीजें हमें यहाँ पर clear करनी है? The very first part about the Aristotle poetics is you guys need to clear that why it is important for Aristotle to write a complete वर्क ऑन पोएटिक्स. रियली जिसको फॉलो करता था द प्लेटो या आई एम टॉकिंग अबाउट, वो तो पोएट्री को कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था. उसके हिसाब से पोएट्री नहीं होनी चाहिए. पोएट्स आर गुड फॉर नथिंग, दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ सोसाइटी बिकॉज दे आर शोइंग अ बैड पिक्चर, सीरियसली अ पिक्चर दैट वुड नॉट प्रिवील इन सोसाइटी. उसको दिखाने की कोशिश करता था. जबकि एरिस्टोटल अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आया. उसने कहा नहीं यार, पोएटिक्स है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसको जानना जरूरी है. So the Poetics is not a complete work of Aristotle, but yes, it is the most famous work of Aristotle. उसको फॉलो भी किया. अब इसको पढ़ना क्या है और पढ़ने का तरीका क्या है और किन कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है. This class is not going to be very wide. कॉन्सेप्ट क्लियर करूं तो वो ज्यादा बड़े नहीं होने वाले, लेकिन हाँ हमें कॉन्सेप्ट को समझना है. कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे एंड देन इन अ नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू हैव द फाइनल वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास. तो पहले क्लियर करते हैं एरिस्टोटल ने पोएटिक्स को कैसे बांटा, उसके कॉन्सेप्ट हैं. यस, वी हैव ऑलमोस्ट 26 चैप्टर इन दिस पोएटिक्स. अब इसको कैसे पढ़ना है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. सबसे पहले पोएटिक्स है क्या उसको समझ लेते हैं. हियर फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 वी आर हैविंग अ क्लासिफिकेशन ऑफ पोएट्री. सो व्हाट डज मीन बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ पोएट्री. इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ पोएट्री क्या होती है, जब पोएट्री को अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है. सर आप बोलते हो पोएट्री कॉमेडी हो सकती है, कॉमेडी. ट्रेजेडी, सर ट्रेजेडी की ही जाना गया हो. देन वी कैन हैव द पोएट्री एज एन एपिक. एपिक को सर अगर देखना हो तो हम एग्जांपल लेते हैं. वी टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर ओन एपिक रामायण. बहुत बड़ा एपिक है, सीरियसली उसको एग्जांपल लिया गया. एंड देन इसको तीन पार्ट से बांट सकते हैं. सर अब तीन पार्ट्स कैसे हुए पहले भी करते हैं. जब हम बात करते हैं पोएट्री की फॉर्म्स की, तो सर जब हम अपने से ऊपर वाली बात करते हैं, सर अपने से ऊपर द सुपीरियर, द मॉन्क्स, द गॉड और द सर्टेन प्रेस्टीजियस पीपल इन अ सोसाइटी, बड़े लोगों की बात कर रहे हैं यार, उनके बारे में बात की जाती है. तो हम बोलते हैं सर हाँ डेफिनेटली पोएट्री है, उसके कॉन्सेप्ट को बताएगा. तो यहाँ उसने बोला सुपीरियर. सुपीरियर अगर वो पोएट्री है, अगर आपने अपने से बड़े लोगों के लिए, सर आपसे बड़े लोग कौन हो गए, जो मैंने बोला भगवान हो गए या वो सुपीरियर हो गए या नोबल पर्संस हो गए, उनके बारे में अगर पोएट्री लिखेगी तो उसको हम एपिक के नाम से जानते हैं. दीज आर नोन एज टू बी एपिक. तो महाभारत हो गई, रामायण हो गई, दीज आर नोन एज टू बी एपिक्स. तो ये हो गए एपिक. तो हमने क्लियर कर दिया एपिक. सेकेंडली अगर वो ड्रामा है तो सर वो क्या होगा, इन दैट केस इट बी अ ट्रेजेडी. अब ट्रेजेडी को हम बहुत अच्छे डिस्कस करने वाले इस क्लास के अंदर. तो यहां आपने दो चीजें अच्छे से क्लियर कर ली. आपने कहा सर फर्स्ट वी आर हैविंग दैट इज द एपिक स्टार्ट ऑफ द पोएट्री फॉर द पीपल दोज आर सुपीरियर देन अस. तो हमने बोला वो एपिक हो गया. और अगर उनके थ्रू कोई ड्रामा किया गया तो सर दैट इज नोन एज टू बी ट्रेजेडी. तो पहले हमने बात की ऊपर वालों की, अब हम बात करें नीचे वालों जो इंफीरियर क्लास है, मतलब हम उनसे ऊपर हैं वो हमसे नीचे हैं, तो इसको बोलेगा इंफीरियर क्लास. सर अगर इनके लिए पोएट्री लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं स्टाइल. आपने पढ़ा होगा स्टाइल, डेफिनेटली द स्टाइल वाज बीइंग रिटन ऑन. तो उनके लिए अगर पोएट्री लिखी गई तो उसको हमने बोला द स्टाइल पोएट्री. और अगर इनके लिए हमने क्या ड्रामा दे दिया तो सर इसको कॉमेडी कहा गया था. सर कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी को पहले यूजलेस वर्क माना जाता था, क्योंकि कॉमेडी में ह्यूमर नाम की चीज नहीं हुआ करती थी, ऐसा माना जाता था एट द टाइम ऑफ एरिस्टोटल. तो यहां उसने क्लियर कर दिया कि अगर सुपीरियर है तो क्या होगा, और अगर वो इंफीरियर है तो पोएट्री है तो हमने बोला सर उसको स्टाइल कहा गया. और अगर वो ड्रामा है तो दैट इज नोन एज टू बी ट्रेजेडी. तो उसने डिफाइन कर दिया कॉमेडी. सॉरी, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. सर नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द लेवल. सर जो बराबर के लोग हैं तो कह रहे हैं उनकी जरूरत ही नहीं है बिकॉज दे आर इक्वल टू अस, तो वी नीड नॉट टू राइट डाउन एनीथिंग एल्स फॉर देम. तो यहाँ पहला पॉइंट क्लियर हुआ. आपने कहा चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 जहां क्लासिफिकेशन ऑफ पोएट्री को हाईलाइट किया गया, तो यहाँ चार तरह की पोएट्री को हाईलाइट किया चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 में, जिसको आपने बोला सर दैट्स एपिक. फर्स्ट एपिक को डिफाइन किया गया, पूरी तरह क्लियर कर दिया गया एपिक क्या है, उसके कॉन्सेप्ट बता दिए. देन वी आर हैविंग अ ट्रेजेडी. सो फर्स्ट एपिक, सेकंड ट्रेजेडी, देन थर्ड वन स्टाइल एंड द लास्ट कॉमेडी. तो चार हो गए हमारे पास जो हमें कॉन्सेप्ट ऑन टिप होना चाहिए. तो ये होते ही सिर्फ फर्स्ट चैप्टर टू फिफ्थ चैप्टर जो हमने पढ़ना है इन पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल. नाउ गाइस नीड टू जंप टू द नेक्स्ट लेवल. दूसरे लेवल पे आना और इसको समझना बहुत जरूरी है एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, द ट्रेजेडी. इसके लिए प्लीज
चैनल पे जाएंगे, चैनल प्लेलिस्ट में आपको ट्रेजेडी ऑफ एरिस्टोटल की वीडियो मिलेगी, उसको भी देखना, वो आपको बहुत अच्छे क्लियर करेगी। और एक वीडियो डेफिनेटली आपको देखनी है जहां पे मैंने एरिस्टोटल और प्लेटो के दोनों के डिफरेंसेस इमिटेशन लेके एक्सप्लेन किया, उसको जरूर देखना गाइस, वो एग्जाम में बहुत काम आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। जंप अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। सर ट्रेजेडी को 6 पार्ट्स में बांटा गया। अभी 6 पार्ट्स क्या हैं, इनको कैसे क्लियर करेंगे, और अगर मैं आज की इस क्लास के अंदर पूरा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, ट्रेजेडी वाले पार्ट को क्लियर करता हूं, तो आई एम वेरी हैप्पी। बाकी पार्ट्स हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे इन अ फाइनल क्लास ऑफ दिस पोएटिक्स। तो यहाँ पॉइंट आया हमारा कि यार क्या है इसके कॉन्सेप्ट में। तो पहला आ गया प्लॉट। प्लॉट नॉर्मली प्लॉट होता है, अब इस प्लॉट को हम कैसे जानते हैं, इस प्लॉट को हम बोलते हैं मिथोस। पहले क्लियर करना, दिस इज आल्सो नोन एज मिथोस। तो दोस्त हु आर हैविंग अ ड्रीम टू गो फर्दर, लेक्चरर बनना हो या कुछ एकेडमिक करना हो आपने, तो गाइस आपके बहुत काम आने वाला है। यहाँ हम बोला मिथोस। अब ये मिथोस होता क्या है, प्लॉट किसे कहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या और किन चीजों को हमें क्लियर करना है फॉर दिस मिथोस। तो यहाँ पे हमें 3 चीजें क्लियर हो चाहिए, दैट इज कंप्लीटनेस, मैग्नीट्यूड। सब पहले कंप्लीटनेस, इसको क्लियर करते हैं। प्लॉट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, मतलब अगर मैं प्लॉट की बात करूं, मिथोस की बात करूं, प्लॉट कहानी का बेस, बुनियाद। आप देखो सर, बुनियाद पूरी तरह इंप्लीमेंट होनी चाहिए, हर चीज प्लान होनी चाहिए, क्या किया गया, कहाँ किया गया, कैसे किया गया, उसके पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझने। ओके नाउ आई एम टेलिंग यू दैट, क्या कोई पिक्चर देखी ऐसी, पिक्चर देखी, कौन सी पिक्चर है यार जो आपने देखी होगी, कोई नई पिक्चर, डेफिनेटली आई हैव नॉट बीन सीन वेरी मूवीज, तो यहाँ मूवीज तो नहीं देखते, लेकिन हाँ कोई मूवी जो अभी आई हो यार, रामलाल श्यामलाल, सीरियसली लास्ट मूवी दैट आई हैव वॉच, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, लेकिन आपने कहा आपने कोई मूवी देखी लास्ट, उस मूवी के अंदर प्लॉट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट कैसे अरेंज किया हो, या अच्छे जो रहेगा। आई हैव सीन दैट मूवी, अभी रिसेंटली देखी मैंने, तो मैंने कहा उस मूवी में मैंने क्या देखा, प्लॉट देखा फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, वो प्लॉट पूरी ग्रिप करके चलता रहा। तो आपने कहा इस प्लॉट के कुछ पार्ट्स कर देते हमें। तो सबसे पहला पार्ट जो हमने किया दैट इज कंप्लीटनेस। अब ये कंप्लीटनेस क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या और कौन सी चीजें हमें क्लियर करनी है। हम कहते हैं कंप्लीटनेस को बड़े ही अच्छे से डील कर पाएंगे, हम कॉन्सेप्ट को बता पाएंगे, उसके पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन विल गोइंग विद अ सर्टेन बेसिस जैसे क्लियर करते हैं। या आप कहानी को पूरा कंप्लीट करोगे या आधा अधूरा छोड़ दोगे। अगर आपने आधा अधूरा छोड़ दिया ना तो पढ़ने वालों को मजा नहीं आएगा, उसको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ा है, समझ नहीं आया, ये पॉइंट रिलेट नहीं करा। तो पहला पॉइंट जो है दैट इज कंप्लीटनेस, एंड द सेकंड इज मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है उसको क्लियर करना जरूरी है, एंड द थर्ड इज यूनिटी। मैग्नीट्यूड वो ग्रिप जो आपको उस कहानी के साथ जोड़ रखती। कई पिक्चर हमने ऐसे देखी जो हम सीन छोड़ते नहीं जब तक पिक्चर खत्म नहीं होती, पूरी तरह हमें बांध करती। और कई जगह ऐसा होता है कि पहले आधे घंटे में लगता है यार पिक्चर में पैसे खराब कर दी, वी नीड टू मूव आउट फ्रॉम द सिनेमा हॉल नाउ, बहुत हो गया अब नहीं बैठने वाले। जैसे ही कई क्लास में होता है, क्लास देखना शुरू करते हैं 5-2 मिनट में ही ना बेकार लगता है यार, मजा नहीं आ रहा कुछ भी। तो आई एम नॉट गोइंग टू मैग्नीट्यूड, द फर्स्ट कंप्लीटनेस, सेकंड मैग्नीट्यूड, एंड देन यूनिटी। और ये यूनिटी कई राइटर्स ने यूज की, जॉन रेडर का नाम सुना होगा आपने, उसने बहुत यूज किया। अच्छा यहाँ पे हमने कहा सर जॉन डॉन ने भी यूनिटी को यूज किया। ये यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, 3 चीजें राइटिंग में होना जरूरी, दैट इज यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। अब इसको समझ लेना गाइस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटी ऑफ एक्शन, सबसे पहले एक्शन आता है, क्योंकि एक्शन ही एक्ट है जो चल रहा है पूरा बिगिनिंग से लेकर आखिर तक चल रहा है, जो हमें क्लियर करना है। हम कह रहे हैं किसी चीज को समझने के लिए द फर्स्ट थिंग द एक्शन दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस, उसको समझना। फिर उस जगह भी नहीं बदलनी चाहिए, मतलब अगर आज यहाँ तो कल वहां नहीं, एक ही जगह रहेगी। प्लेस, टाइम, द फर्स्ट थिंग टाइम, तो आपने कहा टाइम से या टाइम डिफाइन करना जरूरी है। वो इरा क्या है उसको चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज दैट इरा, लगातार बदलता है, उसके कॉन्सेप्ट नहीं होते। एंड देन द लास्ट यूनिवर्सल। सो ये 4 पॉइंट हैं जो हमें क्लियर होती है। तो आपने कहा सर फर्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग कंप्लीटनेस, मैग्नीट्यूड, देन यूनिटी, एंड द लास्ट वन यूनिवर्सल। ये चारों के चारों पॉइंट आपको ऑन टिप होने चाहिए।
ताकि आप इजीली फॉलो कर पाए, कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो ये तो गया यार फर्स्ट पार्ट जिसको हमने बोला प्लॉट। मैंने आपको नाम दिया मिथोस, आपको मिथोस ऑन टिक होनी चाहिए। दोज आर द लिटरेरी स्टूडेंट्स, उनको ऑन टिक होनी चाहिए क्योंकि ये पेपर में कंफर्म आता है, पेपर में आपको मिथोस आ सकता है। एक्सप्लेन मिथोस, राइट ऑन शॉर्ट ऑन मिथोस, वहां पे दिमाग में नहीं आता यार प्लॉट को ही मिथोस कहते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मिथोस का नेक्स्ट पार्ट होगा इथोस। से इथोस इज नन अदर देन द कैरेक्टर। इथोस को क्लियर करना, इथोस कुछ अलग नहीं होता, कैरेक्टर को ही हम इथोस कहते हैं। आपने कहा कैसे इसके कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। इथोस इज मीन कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर हमें क्लियर हो जाए पूरा पूरा। कैरेक्टर सर किसी भी प्ले, किसी भी नॉवल या किसी भी ड्रामा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैरेक्टर। द डोमिनेंस ऑफ कैरेक्टर से एक हीरोइक फिगर होनी चाहिए, मतलब लगना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी लाइन इट मस्ट बी अ हीरो। ठीक है, एग्जांपल हैमलेट, हैमलेट को लेते हैं। प्ले शुरू हुआ था, वहां हमें होरेशो ने एंट्री दी, उसने पूरा बताया कि क्या है इसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को हाईलाइट किया गया। तो पहली फिगर जो हमें पता लगी इस कैरेक्टर के बारे में वो हैमलेट इज दैट द मेजर पार्ट एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेजर पार्ट क्या था कि जहां हैमलेट को हाईलाइट किया गया, हैमलेट के कॉन्सेप्ट को बताया गया। तो पहली चीज आया सर हाई स्टेटस, and this is all according to Aristotle. The first point is high status. Hamlet was the sir prince of Denmark. That is really important. And then he is very good. He must be good. हाँ गुड तो होना चाहिए पूरी तरह से, उसमें सारी क्वालिटी प्रोसेस होनी चाहिए जो किसी एक हीरो में हम चाहते हैं। बट मेक श्योर दैट ही मस्ट नॉट बी परफेक्ट। There must be some error. There must be some error in that particular character. उस कैरेक्टर में कुछ एरर, कुछ गलतियां होनी चाहिए। सर इसको हेमरेशिया भी कहते हैं। इसको प्लीज क्लियर कर लेना, शॉर्ट नोट्स में हेमरेशिया पे क्वेश्चन आता है। व्हाट इज हेमरेशिया, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उनको समझाने के हमारे पास क्वेश्चन बार बार आता है। तो आप बोला दैट इज हेमरेशिया। And when you read the notes तो आपको सारे पॉइंट क्लियर होते हैं। आप बोला हेमरेशिया क्लियर, हेमरेशिया इज सम फॉल्ट, अ फॉल्ट इन अ हीरो। मैंने एग्जांपल लिया था हेमलेट का, हेमलेट में था सर फॉल्ट, वो चाहता तो क्लॉडियस को कभी भी मार सकता, उसके पास बड़े सारे मौके मिले थे, बट व्हिच ही वाज इन डायलेमा टू किल और नॉट टू किल, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ हिज डेथ। यही कॉज बना उसकी डेथ का। तो आपने बोला यहाँ पे आया हाई स्टेटस, ही मस्ट बी गुड, ही मस्ट नॉट बी परफेक्ट, क्योंकि अगर वो परफेक्ट होगा तो वो हीरो नहीं होगा, क्योंकि हीरो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होती है। एंड देन ही मस्ट बी रियलिस्टिक, उसका रियलिस्टिक होना जरूरी है। हाउ डू गोइंग टू गेट इट क्लियर किया, रियलिस्टिक नहीं था सर। अगर रियलिस्टिक मतलब मैंने बोला यार सलमान खान नहीं हो आप यार 10 लोगों को मार दो, सीधे सलमान भी 1-2 को नहीं मार सकता। अब मैंने कहा यार वो पिक्चर है, बात अलग है, अगर 2 मारेंगे तो मर जाएगा पक्का। तो आपने बोला सर डिफाइन करते हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं उसके फेवरेट नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूं। रियलिस्टिक बात करें, यू द सोल्जर ऑफ अ कंट्री, अ सोल्जर कैन kill 5-10 people soldier because they're being trained to kill. यहां पे लिख लो soldier being trained to kill, not a normal man. तो हीरो आपने बोला हीरो रियलिस्टिक होना चाहिए। हाँ उसने ट्रेनिंग लिया पूरी तरह, फिर वो डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन अगर वो नॉर्मल आदमी तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहां नेक्स्ट पॉइंट आता है रियलिस्टिक, एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हीरो फिगर। मतलब रियलिस्टिक नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरी हीरो मस्ट कंसिस्ट, दैट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार जिस काम को वो कर रहा है उसमें बहुत ही ज्यादा इंडल्ज होगा। तो यहां हमें पॉइंट बहुत अच्छे क्लियर करना है, दैट इज कंसिस्टेंट। तो सर ये हो गए हमारे पॉइंट फ्रॉम द मिथोस और इथोस। तो सर ट्रेजेडी के 2 पॉइंट, प्लॉट को हमने क्लियर किया, हमने कहा प्लॉट कंप्लीट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए। फिर प्लॉट को और अच्छे से बात करते हैं तो हम करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लॉट कर सकते थे। पार्ट्स ऑफ प्लॉट को करना था सर, उसके 3 पॉइंट्स हम क्लियर कर सकते हैं, पर इतनी डिटेल में हमने गया, हमने कहा बहुत जल्दी से इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। और अगर आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लॉट को भी ऐड करना था, मतलब यू वांट टू ऐड द पार्ट्स ऑफ प्लॉट, तो कुछ भी था दैट इज एस्टोनिशमेंट, किसी भी चीज को लेके ऐड ऑन करना, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। देन रिकॉग्निशन, चीजों को पहचानना, मतलब
क्या करने जा रहे हैं और हो क्या रहा है, दैट मीन यू नीड टू हाईलाइट द बेसिक पॉइंट्स। तो पहला एस्टोनिशमेंट आपने यहां पे लिख दिया एस्टोनिशमेंट। आई होप गाइस आप लोग क्लियर कर देंगे, थोड़ा धीरे बोलूंगा ताकि समझ पाए। ये पार्ट्स ऑफ प्लॉट हो गए, क्या हो गए, पार्ट्स ऑफ प्लॉट। एस्टोनिशमेंट आ गया। सेकंड वन रिकॉग्निशन, recognition, and the third that is the most important one, that is irony। irony मतलब करने कुछ हो जाओ, हो कुछ हो जाए, जिसको आप अलग वर्ड से बोले तो आप बोलते हैं प्रपेटिया। यस दैट इज प्रपेटिया। आई डू टोल इज irony। तो क्योंकि मैं करने ही गया था हेल्प और हो गया नुकसान, प्रपेटिया। तो ये हमारे पॉइंट्स थे जो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्या है इसके कॉन्सेप्ट और कैसे क्लियर करते हैं। तो प्लॉट क्या है, प्लॉट को समझ गए, पार्ट्स ऑफ प्लॉट क्लियर कर लिया हमने, कैरेक्टर को समझ लिया। तो यहाँ बोर्ड पे कुछ ज्यादा गोलमाल हो गया, मतलब समझ नहीं आ रहा हो, शायद आपके साथ हुआ हो कि आपने कहा सर ये बहुत कुछ लिखवा दिया, तसल्ली से दोबारा से समझते हैं। नॉर्मली हमने कहा फर्स्ट पार्ट की बात की, तो चैप्टर 1 to चैप्टर 5 में उसने क्लासिफिकेशन ऑफ पोएट्री हो गया। क्लासिफिकेशन पोएट्री 3 पार्ट्स में डील की। फर्स्ट सर जो सुपीरियर होंगे, फिर जो इंफीरियर होंगे, जो इक्वल होंगे, उनको क्लियर करके उसने बात खत्म कर दी। उसने बोलते हैं ठीक है सर जो सुपीरियर है उनके लिए हम एपिक लिख देते हैं पोएट्री फॉर्म में, सो हम ट्रेजेडी लिख देते हैं ड्रामा फॉर्म में। जो इंफीरियर होते हैं जो उनके लिए हम लिखते हैं, तो हमने बोला सर हम कहते हैं स्टाइल लिखते हैं पोएट्री फॉर्म में और कॉमेडी लिखते हैं ड्रामा फॉर्म में। देन हम आते हैं मेजर पॉइंट पे, दैट इज ट्रेजेडी, एरिस्टोटल ट्रेजेडी। एरिस्टोटल ट्रेजेडी का सबसे पहला पार्ट दैट इज प्लॉट। प्लॉट को समझने के लिए हमारे पास 3 पार्ट आते हैं, जिसमें कंप्लीटनेस होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। एंड देन वी विल कम टू द पार्ट्स ऑफ प्लॉट। सर प्लॉट के पार्ट्स को भी डील कर लेते हैं, जरूरी नहीं था लेकिन मैंने कहा चलो यार बता रहे हैं तो सब कुछ बता देता हूं, आपको लगे कि सर ये नहीं बताया तो वो भी ऐड होना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ प्लॉट में आपने सबसे पहले बोला सर एस्टोनिशमेंट। किसी भी चीज में जब हम एस्टोनिशमेंट रखते हैं, सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं, वो काम करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और एस्टोनिशमेंट का सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास रिकॉग्निशन, किसी भी चीज को हाईलाइट करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना। एंड देन प्रिपोर्टिया। अब ये प्रिपोर्टिया को मैं बोलूं, मैंने कहा आयरनी रीजन समझते हैं, जहां पे मैंने बोला यार मैं करने कुछ और गया था, हो कुछ और गया, मींस आई वाज ट्राइंग टू हेल्प हर बट सर नेगेटिव हो गया, तो आई कांट हेल्प। दीज आर दी पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी। उसके बाद आते हैं हम कैरेक्टर के ऊपर, एंड कैरेक्टर रियली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर ट्रेजेडी, क्योंकि कैरेक्टर ही सब कुछ होता है। तो पहली फिगर आपने बोली सर वो हीरो होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इथोस। कैरेक्टर इथोस होता है, जहां प्लॉट की बात है वो क्या था, मिथोस। मिथोस और इथोस दो कॉन्सेप्ट है, इनको याद ना भूलना मत यार। तो आपने बोला फर्स्ट आ गया हाई स्टेटस, स्टेटस मस्ट बी हाई। सेकंड ही मस्ट बी गुड, सर वो पूरी तरह अच्छा होना चाहिए, उसका कैरेक्टर बहुत सॉलिड होना चाहिए। उसके बाद सर वो परफेक्ट नहीं होना चाहिए, ही नॉट नॉट बी परफेक्ट। अगर वो परफेक्ट है कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी तो उसको हेमरेशिया बोलते हैं। सो पीपल दोज आर डूइंग क्रिटिकल एनालिसिस, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छे टर्म पता है। हेमरेशिया द टर्म वेयर वी डू हैव अ लिमिटेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। टेक एन एग्जांपल ऑफ हैमलेट, जहां पे उसके बड़े सारे चांसेस थे पर फिर उसने कुछ नहीं किया। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रियलिस्टिक। ही मस्ट बी रियलिस्टिक, अगर रियलिस्टिक नहीं है तो काम नहीं कर पाएगा। एंड द लास्ट वन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। नाउ जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट that is really important, and that is the thought, a process जिसके ऊपर काम करना है। थॉट प्रोसेस जहां पे पूरी स्टोरी लाइन बनेगी। हम लोग ट्रेजेडी के लिए थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस थॉट को इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन। थॉट एक प्रोसेस है सिंपल सा, जिसको बहुत इजीली डील कर सकते हैं। तो ट्रेजेडी में सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है ना, वो फर्स्ट टू दिया जाता है, इथोस और मिथोस पे। तो आपने कहा सर थॉट प्रोसेस होता है जिसको पूरा प्लान किया है। इमेजिनेशन क्या है, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन काम कैसे करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, एक एक चीज को क्लियर करना, दैट इज इमेजिनेशन। एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिक्शन। व्हाई डिक्शन इज इंपॉर्टेंट, द लैंग्वेज शुड बी एज सिंपल एज क्लियर टू द रीडर्स को पूरी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, देयर आर सर्टेन पीपल दो सेइंग कि यार एरिस्टोटल में जब बात करते हैं ट्रेजेडी में, उसमें उसने डिक्शन को हाईलाइट किया, वो सुपर होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सॉरी गाइस, हियर क्लियर कर देता हूं, एरिस्टोटल बहुत अच्छे से कहा था कि डिक्शन मस्ट बी वेरी सिंपल सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। व्हेन समबडी कैन अंडरस्टैंड इट, डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करेगा, उसका रिजल्ट भी आएगा।
लेकिन जब कोई समझ ही नहीं पाएगा तो उस पर रिजल्ट तो आने का मतलब ही नहीं होता। दैट इज रिक्वायर्ड। एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल्स। सो ये हुए 6 पार्ट। सर व्हाई यू आर नॉट बीन एक्सप्लेनिंग म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल? बिकॉज देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दिस। खाली आप ये नोट्स की रीडिंग करेंगे, यू आर गोइंग टू क्लियर दीस पॉइंट्स। तो रह गए बाकी पार्ट। सर द पोएटिक स्टाइल, नैरेटिव पॉइंट्स, एपिक, एरिस्टोटल डिबेट विद क्रिटिक्स, कंपैरिजन और ट्रेजेडी विद एपिक। इस सारे पार्ट्स को, डेफिनेटली 4 पार्ट्स को हम डील करेंगे फाइनल लेक्चर ऑफ पोएटिक्स। सो ये था फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, क्या पॉइंट्स थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। तो खाली कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, बाकी सारी चीजें हम देख लेंगे। बाय गाइस।